हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही फेमस पोएम आई टू सिंग अमेरिका। ये पोएम है लैंगस्टन ह्यूज की, और लैंगस्टन ह्यूज से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप जाके उसको देख लेना। उनकी लाइफ जितने भी उनकी स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, वो भी सारे के सारे उससे रिलेटेड डाल रखा है मैंने वीडियो, तो आप देख लेना। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, ये जितनी भी मेहनत मैं आप कर रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ, तो प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे भी आपके व्यूज हैं, आप प्लीज उनके साथ शेयर, मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर कौन से वीडियो से, कौन से राइटर से या कौन सी पॉइंट से रिलेटेड आप वीडियोस बनवाना चाहते हैं, तो वो भी आप राइट कर सकते हैं। प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। सबसे पहले लैंगस्टन ह्यूज के बारे में जान लेते हैं। वो एक अमेरिकन पोएट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, नॉवलिस्ट थे, प्लेराइट थे और कॉलमिस्ट थे। उनका पूरा नाम था जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूज। ये बोर्न हुए थे फरवरी 1 1902 के अंदर यूएसए में, और इनकी डेथ हुई थी May 22 1967 न्यूयॉर्क सिटी में। अगर इनके पोएट्री कलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो द वियरी ब्लूज जो कि पब्लिश हुआ 1926 के अंदर, और इसी के अंदर ये पोएम पब्लिश हुई थी जिसकी समरी आज हम करेंगे, आई टू सिंग अमेरिका। उसके बाद है फाइन क्लोज टू द जू, ये पब्लिश हुआ था पोएट्री कलेक्शन 1927 के अंदर। उसके बाद है द ड्रीम कीपर एंड अदर पोएम्स 1932। उसके बाद नेक्स्ट है शेक्सपियर इन हार्लेम 1942, मोंटेज ऑफ अ ड्रीम डेफर्ड 1951। और कई बार यूजीसी नेट जो होता है, कई बार क्या मोस्टली अभी ऐसा ही होने लग गया है कि यूजीसी नेट जो क्वेश्चन पूछता है वो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, चाहे वो पोएम्स की हो, चाहे नॉवेल्स की हो, चाहे राइटर्स की हो, तो उसमें क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। तो आप इसीलिए क्रोनोलॉजी को याद रखिएगा कि उनकी पोइट्री कलेक्शन की जो क्रोनोलॉजी है वो कौन सी पहले आई, कौन सी बाद में आई है। अब अगर इस पोइम के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। आई टू सिंग अमेरिका जो है, ये पोइम है लैंगस्टन ह्यूज की, और ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी, जो ह्यूज का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री आया था द वेरी ब्लूज 1926 के अंदर। और ये जब आई थी उस टाइम पे हरलम रेनेसा अपने पीक पर था, जो मूवमेंट हुआ था, जो ब्लैक मूवमेंट जिसको कहा जाता है, वो उसके अपने पीक पे था। और ये पॉइंट जो है पोर्ट्रेस करती है अमेरिका के अंदर जो नस्लवाद है, रेसिज्म है, उसको, कि कैसे एक ब्लैक मैन के एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, वो सारा का सारा इस पोइम के अंदर दिखाया गया है। अगर पोइटिक फॉर्म की बात करें तो ये फ्री वर्स में लिखी गई है। उसके बाद इसका सेंट्रल मैसेज क्या है, मेन इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, कि ब्लैक अमेरिकन जो हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अमेरिका की। अमेरिका की आइडेंटिटी जो है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है अगर उसके अंदर ब्लैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर स्पीकर की बात की जाए तो स्पीकर जो है एक हिसाब से जो लैंगस्टन ह्यूज है वो अपने आप में ही है। अगर इस पॉइंट के थीम्स की बात की जाए तो थीम्स इसके अंदर एजिंग है, ड्रीम्स है, आइडेंटिटी है और रिलेशनशिप है। टाइम पीरियड की बात करी जाए तो टाइम पीरियड इस पोएम का रहा है 20th सेंचुरी। इसके साथ साथ जो इस पोएम के अंदर जो लाइंस है वो उनको जो नेशनल म्यूजियम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन अमेरिकन हिस्ट्री एंड कल्चर वाशिंगटन डीसी के अंदर है, उसकी बाहरी दीवारों पे इस पोएम को एनग्रेव किया गया है, यानी उसकी खुदाई, इन अक्षरों की खुदाई करके वहां पे लिखा गया है इसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका मैसेज है इस पोएम का, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है, दीवारों पे एनग्रेव किया गया है इस पोएम को। अब बात करते हैं पोएम की। ये जो पोएम है आई टू सिंग अमेरिका, ये एक प्रोटेस्ट है, एक विरोध दिखाया गया है अमेरिका के अंदर जो नस्लवाद है उसके खिलाफ। ये यहाँ पे एक ब्लैक मैन है, वो जो है वो इस बहुत ही ज्यादा एक लेमेंट करता है इस बात के ऊपर कि कैसे अमेरिकन सोसाइटी जो है उसको बाहर कर देती है अपनी सोसाइटी से, कैसे उसको जो है एक बाहरी समझा जाता है और एक अमेरिकन सोसाइटी का पार्ट नहीं माना जाता। हालांकि ये कहता है कि हमने एक बहुत बड़ा पार्ट जो है
प्ले किया है अमेरिका को बनाने में। यानी अगर अमेरिका के अंदर से ब्लैक को अलग कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका बन जाएगा, ब्लैक भी अमेरिका का पार्ट है। स्पीकर तर्क देता है कि ब्लैक पीपल ने जो है हमेशा यहाँ की संस्कृति में उतना ही योगदान दिया है जितना कि व्हाइट्स ने दिया है। और ये कहता है कि जो इनके साथ अलगाव किया जाता है, उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है ब्लैक्स को, और उनके साथ जो नस्लवाद का जो भेदभाव होता है वो बहुत ही ज्यादा अन्यायपूर्ण है। ये कहता है लेकिन फिर भी जो ब्लैक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग रहेंगे, ब्यूटीफुल रहेंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे, और जो उनके कल्चरल ट्रेडिशन है वो लगातार अमेरिकन सोसाइटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। ये कहता है कि पूरी पोइम के अंदर स्पीकर जो है जोर देता है कि वो भी जो है अमेरिका कम्युनिटी का जो है इतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितना कि वाइट्स हैं। जो स्पीकर है वो सबसे पहले ये कहता है आई टू सिंग अमेरिका। ये एक टाइप से जो है एक संकेत करता है। वॉल्ट विटमन की एक पोइम है आई हियर अमेरिका सिंगिंग। और जो यूजीसी नेट ने 25 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था वो यही पूछा था कि कौन सी लैंगस्टन ह्यूज की जो पोइम है वो कौन सी पोइम है जिसके अंदर जो है वो इशारा किया गया है, किस राइटर की पोइम की तरफ इशारा किया गया है। तो वो जो संकेत किया गया था वो किया गया था वॉल्ट विटमैन की पोइम आई हियर अमेरिका सिंगिंग। इस पोइम के अंदर विटमैन डिस्क्राइब करते हैं कि अमेरिका को एक सॉन्ग की तरह, उसके अंदर वो सबको शामिल करते हैं। अलग अलग जो टाइप के वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेन वीमेन, मतलब सबको ही इंक्लूड करते हैं। लेकिन विटमैन इस सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए अमेरिका का सॉन्ग जो वो एक टाइप से बना रहे हैं, उसके अंदर से ब्लैक्स पीपल को जो है वो अपने जो भी उसका विटमैन का विजन है, जो वो देख रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं जो भी है उसके अंदर, लेकिन ब्लैक्स को इंक्लूड नहीं करते। इवन दो पॉइंट जो रिटर्न जो उन्होंने राइट की थी वो 1855 में राइट की थी, और ये सिर्फ सिविल वार शुरू होने से 5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहीं पे भी अपनी पोइम के अंदर, यानी उन्होंने सारा का सारा पॉजिटिव चीजें बताई है अमेरिका के बारे में, कि अमेरिका के सॉन्ग में कौन कौन शामिल है, कौन क्या कर रहा है, कौन सॉन्ग गा रहा है, कौन मतलब इंक्लूड मतलब अमेरिका के लिए कौन कौन अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। लेकिन कहीं पे भी वोल्ट विटमैन ने ये स्लेवरी का डिस्क्रिप्शन कहीं पे नहीं दिया, क्योंकि जो ब्लैक्स है उनको तो कितना टाइम हो गया वहां पे सफर करते हुए, जो वहां पे दास प्रथा है उसको उसके उसके उसको सफर करते हुए। लेकिन यहाँ पे जो स्पीकर है, जहाँ पे जो लैंगस्टन ह्यूज है, वो ऑब्जेक्ट करते हैं विटमैन की पॉइंट पे, और ये कहते हैं, वो इंसिस्ट करते हैं कि ब्लैक पीपल जो जो विटमैन जो ने जो अमेरिका का सॉन्ग जो बनाया है उसके अंदर ब्लैक भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। ये कहता है जो ब्लैक कल्चर है और ब्लैक लेबर है, उन्होंने भी अमेरिका को क्रिएट करने में उतना ही कंट्रीब्यूशन दिया है जितना कि व्हाइट्स ने। तो इसलिए उनको अपने सॉन्ग्स के अंदर ब्लैक्स को भी इंक्लूड करना चाहिए था। जब सबको इंक्लूड किया है तो ये भी, हम भी जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है अमेरिका की सोसाइटी के, अमेरिका के कल्चर के, तो हमें भी इंक्लूड करना चाहिए था। उसके बाद पोइम के अंदर जो है आर्ग्यूज किया गया है कि ये सारे जो व्हाइट्स जो हैं जो भी करते हैं उनके अंदर वो जो ब्लैक्स हैं उनको जानबूझ के उनके कंट्रीब्यूशन को इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। ये कहता है, ये पोइम के सेकंड स्टेंजा में भी उन्होंने कहा गया है ईट इन द किचन व्हेन कंपनी के कम्स। और इसके थ्रू ये बताया गया है, ये पोइट कहता है कि जब भी बाहर का कोई मेहमान आता है तो हमें भगा दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि तुम किचन में जाके खाओ। किचन में जाने के खाने का मतलब है कि अपने आप से दूर कर देना। यानी व्हाइट्स ये दिखाते हैं कि हम व्हाइट्स के साथ ही जो है कॉम्बिनेशन है और ब्लैक्स का उनके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी उनको अपने आप से अलग कर दिया जाता है। ये जो है ये एक मेटाफर जो दिखाया गया है, इसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो अलगाव है, व्हाइट पीपल कैसे जो है ब्लैक पीपल को उनके साथ ट्रीट करते हैं, और ये दिखाते हैं कि कैसा जो है ब्लैक व्हाइट पीपल जो है उनकी हिपोक्रेसी कितनी है, कितना उनके अंदर
हिपोक्रेसी है कि वो जब वाइट वाइट के साथ मिलता है तो ब्लैक्स को भगा देते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि इनका भी कोई रोल है। उसके बाद स्पीकर कह सजेस्ट करता है कि व्हाइट और ब्लैक कम्युनिटीज जो है आपस में बहुत ज्यादा मिलजुल के रहती है, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है। स्पीकर ये कहता है हम जो है एक हिसाब से हम ब्लैक जो है वो डार्कर ब्रदर हैं, ये कहता है हम सेम फैमिली का ही पार्ट है लेकिन हम डार्कर ब्रदर्स हैं। ये कहता है अमेरिकन फैमिली के अंदर व्हाइट्स जो है वो फोर्स करते हैं ब्लैक्स को कि वो किचन में जाके खाएं, यानी व्हाइट्स के साथ बैठ के ना खाए, क्योंकि उनसे व्हाइट अगर ब्लैक व्हाइट्स के साथ बैठ के खाएंगे तो उनकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। ये कहता है जब भी उनके जो व्हाइट्स हैं उनके आसपास दूसरे व्हाइट्स आते हैं, यानी यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है बाकियों के मेहमानों के लिए कंपनी, यानी कंपनी के जो बाकी लोग आते हैं व्हाइट के पास मिलने के लिए तो इनको भगा दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप लोग किचन में जाके खाओ। ये कहता है इससे हिपोक्रेसी दिखाई गई है व्हाइट कम्युनिटीज के, और ये बताया गया है कि ब्लैक और व्हाइट दोनों ही सेम अमेरिकन फैमिली के पार्ट हैं। व्हाइट पीपल जो है उनको उनको उनके साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं और जो है इग्नोर कर देते हैं, यानी अनदेखा कर देते हैं ब्लैक कम्युनिटीज ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर, अमेरिकन कल्चर के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ये कहता है हमें जो है एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह बिहेव किया जाता है, हमारे साथ हमें ट्रीट किया जाता है। और स्पीकर ये कहता है कि एक दिन आएगा जो है वो ये कहता है हम इन सारी चीजों का जवाब कैसे देते हैं, हम हंस के जवाब देते हैं, अच्छे से खा के जवाब देते हैं और स्ट्रांग होके देते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि ब्लैक पीपल जो है जो भी उनके साथ नस्लवाद किया जाता है, जो भी रेसिज्म किया जाता है, जो भी अलगाववाद किया जाता है, उससे उनका कल्चर जो है और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है और जो जो उनके ट्रेडिशंस हैं और भी ज्यादा समृद्ध हो जाते हैं। ये कहता है ये इनको स्ट्रेंथ देते हैं फ्यूचर के लिए, जिससे कि ये कहता है हम अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं कि हम अमेरिका के कल्चर के अंदर इतना कंट्रीब्यूशन दे दें कि वो चाह के भी हमारे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको इरेज ना कर पाए, यानी हमें जो है अपनी सोसाइटी से अलग ना कर पाए। हम अपने कल्चर को, हम अपनी जो ट्रेडिशंस हैं उनको, जो भी है हमारी सभ्यता है, जो भी हमारी संस्कृति है, उसको अमेरिका के कल्चर के अंदर इस तरह से इंक्लूड कर दें कि जो वाइट है वो चाहकर भी जो है हमें अलग ना कर पाए, और जो ये नस्लवाद का, जो अलगाववाद का जो सिस्टम है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट जो है वो तर्क देती है कि रेसिज्म जो है वो जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि अमेरिकन जो है वो चाहते हैं कि ब्लैक पीपल जो है उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको जानबूझ के इग्नोर किया जाए। और उसके बाद ये कहता है कि ये जो बार बार किसी चीज को नजरअंदाज किया जाता है वो धीरे धीरे एक दिन खुद ही खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना हमें अपने आप से दूर करोगे उतना ही ये सारी चीजें, जो ये नस्लवाद तुम बार बार हमारे साथ कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि ये खुद में खुद जो है खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट जो है एनकरेज करती है ब्लैक लोगों को कि वो हिम्मत रखें, वो धैर्य रखें, और उससे क्या होगा जो अमेरिका लाइफ है और कल्चर के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन है और ज्यादा गहरा होता जाएगा। और उसके बाद गहरा होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उनके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया जाए। यानी कोई चीज जब बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है तो उसको मना करना या उसको इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। जब कोई चीज ऊपरी सतह पे होती है तो उसको इरेज करना, उसको हटाना, उसको इग्नोर करना बहुत आसान होता है। लेकिन ये कहता है कि कोई चीज इतनी गहरी हो जाएगी जब ब्लैक पीपल्स का जो कंट्रीब्यूशन है, उनका कल्चर है, उनका जो उनकी जो संस्कृति है, जो उनकी सभ्यता है, वो अमेरिकन कल्चर के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी, इतनी ज्यादा मिक्स हो जाएगी कि वो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वाइट जो है उनको इग्नोर करते हैं। तो ये पॉइंट थी। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें,
जो भी आपके व्यूज हैं प्लीज अपने व्यूज शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।